जी वसीम, आवाज आ रहा है? वसीम, स्क्रीन शेयर हो रही है, एक्नॉलेज कर दें काइंडली। अच्छा, पिछला मीटिंग जो है हमारा लिंक 40 मिनट की लिमिट की वजह से एंड हो गया था, तो हम कंटिन्यू कर रहे थे। तो हमारा क्या कहाँ तक था कि जो डीसी मशीन होती है उसके इक्विवेलेंट, तो डीसी मशीन के जो है ना दो कंपोनेंट, एक तो आर्मेचर का इक्विवेलेंट होता है, दूसरा फील्ड का। ठीक है, तो जो आर्मेचर को हम रिप्रेजेंट करते हैं, कर सकते हैं, वो है दो। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए वोल्टेज सोर्स एंड ए रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज। मतलब एक वोल्टेज सोर्स है और उसके साथ जो है आप रेजिस्टेंस इस तरीके से सीरीज में कनेक्ट कर दें, तो ये एक रिप्रेजेंटेशन हो गई आपकी आर्मेचर की। और उस आर्मेचर की जो रेजिस्टेंस को हम आरए के नाम देते हैं। ठीक है, और जो दूसरा है फील्ड, द फील्ड सर्किट, it is represented by the winding that generates the magnetic field and the resistance connected in the series. The field winding has a resistance RF, जो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सर्किट्स में, उसमें क्योंकि वाइंडिंग होती है तो उसमें एक तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, दूसरा उसकी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होती है, तो उस फील्ड रेजिस्टेंस को आरएफ से शो करते हैं। अब इन दोनों के जो आपके पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है मैं अभी आपको दिखाऊंगा। अच्छा, अब ये पूरा जो मोटर का एक्शन जो किस तरीके से काम करता है एग्जैक्ट, वो सारा जो हम डिस्कस करके आए ना वो वही है। तो मैंने सिमुलेशन पे ज्यादा रिलाई किया था इस स्लाइड्स की बजाय पे, क्योंकि सिमुलेशन मेरे ख्याल में ज्यादा इजीली अंडरस्टैंडेबल है बजाय के पिक्टोरियल फॉर्म में। तो उसमें मेरे ख्याल में क्लियर, अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गई होंगी, नहीं तो फिर भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर किस तरीके से चीजें हो रही हैं कि एक नास, एक साउथ पोल है, ठीक है, और ये सारी वो वाइंडिंग्स हैं जो मैंने वहां पे एज ए वायर के तौर पे हमने एक वायर पे डिस्कस किया था। और ठीक है, इस तरीके से शाफ्ट कनेक्टेड होगी, ये बिल्कुल फ्रंट व्यू है तो शाफ्ट हमें ऐसे जैसे लग ही नहीं रहा, नजर ही नहीं आ रही, मगर ये शाफ्ट होगी और ये रोटेटिंग, और उसके साथ ये बुशेस कनेक्टेड होंगे, और बुशेस किसके साथ कनेक्टेड होंगे, कम्यूटेटर के साथ। ये पार्ट पूरा वहां पे मेरे ख्याल में कवर किया हुआ है। तो इसमें अगर किसी को क्वेश्चन हो तो जरूर पूछें, मैं दोबारा उसी सिमुलेशन पे ही जाऊंगा। कोई क्लियर है? जैन और वसीम। जैन, सर ये जो पीछे वाली जो वो थी ना डायग्राम, वो थोड़ी सी समझा दें। ये वाली? यस सर। हाँ, ये वाली एक्चुअली में क्या है, ये जो फील्ड का मैंने दिखाया था ना, फील्ड नॉर्थ और साउथ पोल क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, अब ये नंबर ऑफ पोल्स इसको हम कहते हैं। ठीक है, ये नॉर्थ, ये सिर्फ इसमें 2 पोल लगाए हुए हैं, इस तरीके से ज्यादा पोल्स भी हो सकते हैं, उसका फिर अलग इम्पैक्ट पड़ता है, मगर सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए एक पोल लगे हुए हैं। दूसरा ये वो वायर्स हैं जो मैंने वहां पर आपको दिखाए थे ना, आपके एक सिंगल वायर से पहले समझाया था, फिर मल्टीपल वायर्स एक लगी हुई थी, याद है? आपने सिमुलेशन वीडियो देखी थी उस टाइम? जी सर। ठीक है, ये उन वायर्स को शो करवा रहा है। आई बात समझ में? ये असल में ये तस्वीर थोड़ी सी इस वजह से मुश्किल लग रही है समझने में, क्योंकि 2D है सर ना। इसपे ये जो I1 IT ये सब जो आई लिखा हुआ है, IRDC डिवाइड बाय 2, ये सब क्या है? ये ये जो आई आपका है, ये जो हम करंट सप्लाई करेंगे, डीसी करंट सप्लाई करेंगे, उसको कहते हैं आईआरडीसी। क्योंकि ये जो आपके पास असल में सिमुलेशन वाला पार्ट, आप उसको ध्यान में रखें, इसको फिलहाल छोड़ दें, क्योंकि उसमें जो मैंने आपको दिखाया था ना करंट जो जा रहे हैं, तो उसको यहाँ पर इस डायग्राम में शो किया हुआ है एज ए आई आर के तौर पे। ठीक है, और ये जो फॉर्मेशन बनी हुई है, इसकी फॉर्मेशन में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है, इसमें नंबर ऑफ लूप्स ज्यादा है। क्लियर है? अभी भी कंफ्यूजन है? क्लियर है सर। ओके, ठीक है, ये बिल्कुल वही चीज है। अब एक्शन में दिखाया हुआ है कि किस तरीके से, मिसाल तौर आपका ये आई करंट अप्लाई किया, ये जो आईआरडीसी यहाँ पे अप्लाई किया, ये मैग्नेटिक फ्लक्स की डायरेक्शन है, और इस पे आप फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड रूल के मुताबिक कि आपकी जो ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की इस तरफ है, करंट की डायरेक्ट इस साइड पे इस तरफ है, तो आपका जो फोर्स अप्लाई होगा वो किस तरफ होगा। ठीक है,
तो आप खुद ही फ्लेमिंग रूल्स को आप वहां पे घर पे बैठ के ही आप ट्राई कर सकते हैं कि वो किस तरफ हो रहा होगा। 2D में थोड़ा सा ना वैसे भी चीजों जो 3D वाली चीजें होती हैं, क्योंकि इसमें 3 डायमेंशन हैं, एक वोल्टेज भी है, वोल्टेज की डायरेक्शन, सॉरी करंट की डायरेक्शन, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, फिर जो उसके नतीजे में आपका जो मैग्नेट फोर्स बन रही है, मैकेनिकल फोर्स बन रही है, उसकी डायरेक्शन, ये तीनों एक दूसरे के क्या कहते हैं कि ऑर्थोगोनल है, एक दूसरे से 90 एंगल में, तो ये 3D डायमेंशन बन जाता है। तो 3D डायमेंशन वाला एनिमेशन में क्लियर समझ में आया होगा। यहाँ पे थोड़ा सा समझाने में मुश्किल है और समझने में भी यकीनन मुश्किल ही होगा। तो इसको आप अपने ज़हन में बिल्कुल उससे रिप्लेस कर दें जो मैंने अभी पूरा समझाया था पिछले एनिमेशन में। आप लोग कहेंगे तो मैं एनिमेशन भी वो शेयर कर दूँगा, ठीक है? जो अभी जिन्होंने जॉइन किया आप लोग काइंडली जो रिकॉर्डेड सेशन देख लीजिएगा, उसमें मैंने डिस्कस कर लिया है। The magnetic field lines enter into a rotator from north to south and exist to south, ठीक है? The pole generate a magnetic field that is perpendicular to the current carrying, obvious सी बात है, क्योंकि करंट जो आपका फ्लो हो रहा था वहां पर हमने देखा था वो कैसे फ्लो हो रहा था, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और उसके जो आपका जो उसके नतीजे में जो आपका फोर्स जनरेट हो रही थी वो भी परपेंडिकुलर टू द जो करंट एंड टू द मैग्नेटिक फील्ड, दोनों को परपेंडिकुलर थी। थर्ड डायमेंशन में वो फोर्स जनरेट हो रहा था, तभी तो आपके पास करंट इस तरफ जा रहा था और फोर्स अपवर्ड डाउन जनरेट हो रही थी, और मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ थी। ये एक तीनों एक दूसरे के क्या थे, ऑर्थोगोनल, एक दूसरे को परपेंडिकुलर थे। और उस फोर्स को जो अप्लाई जो उसका जो फार्मूला है उसको फोर्स जनरेट जो फोर्स जनरेट होती है उस फार्मूला रिप्रेजेंट होता है लोरेंट्ज फोर्स फार्मूला, ठीक है? ये बहुत सारे फिनोमेना है इस मोटर में, ऐसे सिंपल मोटर नहीं चलती। ये वही चीज है। अब बेहतर, ये नॉर्थ टू साउथ, ये नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा है, ये आपका करंट इसमें इस तरफ जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस साइड है, करंट इस तरफ है, और फोर्स जो अप्लाई होगी वो अपवर्ड होगी, और इस साइड पे जो है डाउनवर्ड होगी। When a electric current passes through a coil in a magnetic field, the magnetic field produce a torque which turns the DC motor, ठीक है? इसमें कोई कंफ्यूजन हो जैन, क्योंकि आप पहले से ही पूरा लेक्चर सुन रहे हैं, वो पूछ लें। नहीं सर, ये तो वही जो आपने एनिमेशन दिखाई थी वही है। हाँ, मेरे ख्याल में एनिमेशन बेहतर चीज थी समझने के वजह से। ये वो कम्यूटेटर आ गया और ये बुशेस आ गए, ये आपका पूरा कम्यूटेटर आ गया, यहाँ से करंट जा रहा है, ये अपवर्ड फोर्स लगेगा, यहाँ पे डाउनवर्ड फोर्स लगेगा, और ये जो फोर्स की जो इक्वेशन होगी वो लोरेंट्ज फोर्स फार्मूला होगा, और ये जो फिनोमेना हो रहा है, और इसके जो यहाँ पर ये एक तो करंट की वजह से करंट कैरी कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, तो इस वजह से फोर्स अप्लाई हो रहा है अपवर्ड, तो इस फिनोमेना को तो हमने कहा, मगर एक और फिनोमेना है, क्योंकि ये रोटेशन भी कर रहा है और ये कंडक्टर भी है और ये मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो इस वजह से एक वोल्टेज इंड्यूस भी होता है, ठीक है? जो प्रिंसिपल फैराडे लॉ वाला वो भी आपका इसमें अप्लाई होता है। अब मैं आपको, तो इस बेस पे क्लासिफिकेशन समझ में आई थी मेरी, जो मैंने आपको वहां पे डिस्कस कर रहा था, तो यहाँ पर वो सारी चीजें आ गई। मैं अगेन इस क्लासिफिकेशन के लिए मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा। मैंने आपको क्या किया था, एक तो ये पोल्स जो बनते हैं इसको हम फील कर रहे हैं, जो आपके पास जो रोटर पे वाइंडिंग्स बन रही हैं उसको हम आर्मेचर कर रहे हैं, तो इसको भी सप्लाई चाहिए और उनको भी सप्लाई चाहिए, तो दोनों को सप्लाई चाहिए, तो इट मीन्स आपके पास कितने ऑप्शंस हो जाते हैं, जो सीरीज और पैरेलल जो आपने बताया था। तो इस बेस पे आपके पास द फील्ड एंड आर्मेचर वाइंडिंग्स आर इधर कनेक्टेड सेपरेट। हम एक तो ऑप्शन ये होता है कि फील्ड को जो आपके जिसकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बन रहे होते हैं इसको सेपरेटली एक सप्लाई दे दे, मतलब उस कंप्लीटली सेपरेट सप्लाई हो। तो और दूसरा जो होता है आपका जो डीसी जो रोटर पार्ट है उसको जो आप सप्लाई दें वो भी वो उससे अलग हो, तो उसको हम कहते हैं सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर। यहाँ तक बात क्लियर हुई या अभी भी कंफ्यूजन है?
हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको? किसी का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। जी सर, आ रही है, आ रही है। ओके, अच्छा, तो ये यहाँ तक मेरी बात समझ में आएगी आप लोगों को या नहीं? ये वाली, या अभी मैं इसको दोबारा समझाऊं? ये सर सर एक दोबारा बार रिपीट कर दूं जरा सा। अच्छा, दोबारा मैं रिपीट करूं, ठीक है। मैं यहाँ पर आता हूँ। यहाँ पर मैंने आप लोगों को कहा था कि ये जो है ना हमारा रोटर, रोटर हम किस में लगाएंगे? ये है हमारा, यहाँ इस रोटर पे जो ऊपर वाइंडिंग है इसको हम कहते हैं आर्मेचर वाइंडिंग, ठीक है। ये जितनी भी वाइंडिंग लगी हुई है ना, इसको हम कहते हैं आर्मेचर वाइंडिंग। और ये जो आपके पास ये जो है ना, इसको हम कहते हैं स्टेटर वाइंडिंग या फील्ड वाइंडिंग। अब इसको मैग्नेट बनाने के लिए, क्योंकि इसको मैग्नेट बनाने के लिए आपको सप्लाई देना पड़ेगा, डीसी सप्लाई। और वो जो आर्मेचर का जो अभी हम पूरा प्रिंसिपल पढ़ कर आए हैं, उसमें भी हमें क्या देना पड़ रहा है? वोल्टेज देना पड़ रहा है, वो भी डीसी सप्लाई। तो अब आपके पास दो चीजें हैं, तो दोनों को आपको सप्लाई देनी पड़ रही है ताकि ये मैग्नेट बन जाए और उसमें जो है आपका पूरा फिनोमेना हो और रोटेट होना शुरू हो जाए। तो हमारे पास जो क्लासिफिकेशन जो है ना डीसी मोटर्स की बनती है, वो इस बेस पे बनती है कि आप जो है इसको अलग सप्लाई दें, मतलब इसको एक अलग मैं आसानी के लिए यूं कहूं, इसको अलग बैटरी में लगाएं और उसको जो आपका जो रोटेटर पार्ट है उसको अलग बैटरी कनेक्ट करें। बात क्लियर हुई या नहीं? जी सर, आप समझ में आया। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर। मतलब उसमें आपके फील्ड एंड आर्मेचर आर इधर कनेक्टेड सेपरेट, मतलब दोनों सेपरेट कनेक्टेड होते हैं, तो उसको ऐसे मोटर को हम कहते हैं सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर। दूसरे होते हैं, ओके, अच्छा, दूसरे होते हैं शंट डीसी मोटर। शंट शंट जो होता है ना, जो वर्ड यूज होता है वो मोस्टली कहीं पे भी आपको ना शंट, तो मतलब पैरेलल, मोस्ट ये ज्यादातर इसका जो कॉन्सेप्ट पैरेलल। तो फील्ड एंड आर्मेचर दोनों को पैरेलल, मतलब इस तरीके से कनेक्ट करेंगे जो फील्ड की वाइंडिंग और जो आपका ये जो आर्मेचर की वाइंडिंग, दोनों पैरेलली कनेक्ट हो जाएं और उसके साथ हम एक ही सप्लाई कनेक्ट कर दें, तो उसको मतलब वो हमारा कहलाएगा शंट डीसी मोटर। बात आई बस समझ में? अच्छा, रिपीट करिएगा, तो आपकी आवाज नहीं आ रही थी। अच्छा, मेरी आवाज नहीं आ रही। मैं ये कह रहा था सेपरेटली एक्साइटेड वाला समझ में आ गया ना, मतलब फील्ड की वाइंडिंग और जो आपके पास ये तो समझ में आ गया। ये शंट मोटर बता रहे हैं। शंट में क्या होता है? फील्ड और आर्मेचर इन दोनों की वाइंडिंग को पैरेलली कनेक्ट करके एक की सप्लाई लगा देंगे। बात समझ में आई या ठीक। नहीं? ठीक है, जितनी भी सप्लायर्स हैं उनको। अच्छा, सीरीज में क्या होता है? आपके पास आर्मेचर और जो फील्ड है, उन दोनों को आप जो है सीरीज में कनेक्ट कर दें। बात समझ में आई या नहीं? हेलो, यस सर। ओके, अच्छा, तो इसमें क्या होगा? फील्ड और आर्मेचर की वाइंडिंग्स जो है वो दोनों सीरीज में कनेक्ट हो जाएं। अच्छा, अब तीसरा जो फोर्थ है वो कंपाउंड। कंपाउंड में क्या होता है? कंपाउंड हैज बोथ शंट एंड सीरीज फील्ड, सो इट कंबाइंस फीचर ऑफ सीरीज एंड शंट। अब क्योंकि फील्ड में जिस तरीके से मैंने आपको कहा था कि पोल जो है ना, यहाँ पर अब मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर, अब यहाँ पर जो है ना सिर्फ मैग्नेट के पोल एक नहीं होगा, जिस तरीके से एक नॉर्थ और साउथ, यहाँ पर ये पोल, चार पोल्स हैं। तो हम क्या करें कि हो सकता है कि कुछ जो वाइंडिंग्स हैं, कुछ जो आपके क्या कहते हैं कि फील्ड की वाइंडिंग सीरीज में लगा दें, कुछ जो फील्ड की वाइंडिंग पैरेलल में लगा दें, तो ऐसे डीसी मोटर को कहता है कंपाउंड। बात समझ में आई या नहीं अभी? जी सर, समझ में आ गया। बात क्लियर हो गई ना पूरी मोटर्स के हवाले से?
अभी ये ध्यान में रखें, हम सिर्फ अभी कौन सी क्लास मतलब कर रहे हैं, सिर्फ डीसी मोटर पढ़ रहे हैं। मैंने किस तरीके से डिवाइड किया भाई, पहले क्लासिफिकेशन ऑफ मोटर्स बेस्ड ऑन एसी और डीसी, फिर एसी के दो टाइप्स हैं, इंडक्शन मोटर और दूसरा एक और टाइप था, ठीक है, सिंक्रोनस इंडक्शन मोटर, दो उसके अलग है। फिर हम अदर आते हैं फिर डीसी, फिर डीसी के में हमने देखा मशीन का एज ए जनरेटर या एज ए मोटर, मोटर में आए तो फिर मोटर के फिर 4 स्पेसिफिक जो है उसकी क्लासिफिकेशन आ गई। बात समझ में आई? और जो आजकल जो आप लोगों ने अगर सुना हुआ इलेक्ट्रिक कार में टेस्ला जो यूज करते हैं वो इंडक्शन मोटर यूज करते हैं, टेस्ला गाड़ी जो है, एसी मोटर्स, ठीक है। तो वो एसी मोटर से ज्यादा रिग्रेस मोटर होते हैं, वो अभी आजकल उनका कंट्रोल के एडवांस कंट्रोल आ गया, तो उसको अभी इंडस्ट्री में भी यूज किया जाता है। डीसी मशीन वैसे बहुत अरसे तक यूज होती आई है, मगर उसमें जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है वो कम्यूटेटर का होता है, जो कम्यूटेटर और बुशेस का आपस में जो कांटेक्ट होते हैं, क्योंकि मोटर जब बहुत स्पीड से घूम रहा होता है, जो उन दोनों की जो आपस में जो सेपरेशन हो रही होती है ना, एक फील्ड से जो आपकी वाइंडिंग से दूसरी वाइंडिंग में करंट शिफ्ट हो रहा होता है, तो वहां पे स्पार्किंग के चांसेस हमेशा बहुत ज्यादा होते हैं, और जब मोटर बहुत बड़ी हो तो करंट भी बहुत ज्यादा उसमें फ्लो हो रहा होता है, और जब करंट बहुत ज्यादा फ्लो हो रहा होता है तो हमेशा स्पार्किंग के चांसेस हाई रहते हैं, और ये इंडस्ट्रीज रुक जाए या कभी-कभी आग भी लग सकती है, तो इस तरह के मसले मसाइल हमेशा आते रहे हैं। तो इस वजह से अब जो है ना एसी मोटर्स को अब प्रेफ़र करते हैं, क्योंकि उसमें जो कम्यूटेटर या बुशेस का कोई चक्कर ही नहीं होता, ठीक है? क्योंकि एसी खुद ही डायरेक्ट वो बाय डिफ़ॉल्ट एसी क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट, उसमें खुद ही जो है ना आपका करंट मूव हो रहा चेंज होता रहता है, जिस तरह हमारे घर में भी सप्लाई होती है तो उसकी भी फ्रीक्वेंसी होती है, मेरे ख्याल में हमारे यहाँ 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी में सप्लाई आ रही होती है। अच्छा, अब इसमें इम्पोर्टेंट कौन से टर्म्स जो हैं वो अभी ज़िक्र करें, तो पहला जो वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज होता है उसको हम वीटी से सब करते हैं, ठीक है? और जो इंटरनली जो वोल्टेज इंड्यूस होता है उसको ईए से मतलब शो किया जाता है। आर्मेचर की रेजिस्टेंस को आरए, जो आपकी फील्ड रेजिस्टेंस को आरएफ, सीरीज में अगर आपकी फील्ड कनेक्टेड होती है तो उसको आरएस शो किया जाता है, और आईएल जो होता है वो लोड का करंट, आईएफ जो इंडिकेट करता है वो फील्ड का करंट, जो आपने मतलब फील्ड वाइंडिंग लगाई होगी उसमें जो करंट जा रहा होगा उसको हम आईएफ कहते हैं, और जो आर्मेचर में करंट जा रहा होगा उसको हम आईए कहते हैं। आईएल जो होता है वो लोड करंट होता है, और एन इंडिकेट करता है स्पीड, ठीक है, और सिंपल टी जो होता है वो होता है टार्क। अब ये जो है आपके पास विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टडीज और बहुत सारे स्टडीज करने के बाद जो है ना ये फार्मूला एक जनरेट होकर आया है, मतलब इसकी डेरिवेशन में तो हम नहीं जाते क्योंकि इसकी पूरी अच्छी खासी फिजिक्स भी हमें समझ नहीं होगी, मगर इस फार्मूला ये जो है हमारे बहुत हेल्प करेगा प्रॉब्लम सॉल्व करने में। वो क्या है, ये जो आपका बैक ईएमएफ जनरेट हुआ है वो क्या है, एक तो फ्लक्स, वो किसके बराबर है, फ्लक्स कितना था उसमें जो आपने वाइंडिंग लगाई थी ना जो रोटर, उसमें जो मैंने कहा था ना फील्ड मैग्नेट फील्ड को जो होता है फ्लक्स होता है, फ्लक्स से शो करते हैं, तो जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड होगी उसका ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। दूसरा टोटल नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर्स, और जिस तरीके से पहले हमने सिर्फ एक लूप था, उसके बाद फिर मैंने दिखाया था कि आपको फिर 2 लूप हमने किए, फिर 4, फिर 6, इस तरह से जो आपके जो आर्मेचर जो कंडक्टिंग लूप्स जो है ना वो बहुत ज्यादा हो रहे थे। तो ये जो इंडिकेट कर रहे हैं टोटल नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर्स, ठीक है, या यूं कहें कि नंबर ऑफ स्लॉट्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कंडक्टर्स। जेड इसको इंडिकेट करता है। पी क्या होता है, नंबर ऑफ पोल्स। ए क्या होता है, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स आर्मेचर। और जो आपके पास जिसमें अच्छा ये वेव वाइंडिंग अभी इस पे मैं अभी नहीं गया हूँ, ये वाइंडिंग पीक किस तरीके से होती है, और उसके होने के भी टाइप्स हैं, जो है उसमें एक टाइप है वेव वाइंडिंग, दूसरा होता है लैप वाइंडिंग, ठीक है, ये अभी हम उस पे नहीं गए हैं। और जो n इज इक्वल टू आर्मेचर रोटेशन जो जिसको हम स्पीड कह रहे हैं, और E इज इक्वल टू बैक ईएमएफ। जब भी वेव वाइंडिंग होगी तो ए जो है आपका 2 के बराबर हो जाएगा, और अगर सॉरी जब वेव वाइंडिंग होगी ए 2 के बराबर होगा ये, और जब आपके पास लैप वाइंडिंग होगी तो आपके पास ए
p के बराबर हो जाएगा। अच्छा, अब इम्पोर्टेंट बात ये कि ये ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा कि ये लैप वाइंडिंग मोटर कनेक्टेड है या हो। अभी उसमें मैं गया नहीं हूँ, ये मैं आगे दिखाऊंगा कभी सिमुलेशन, ये अगेन फिर सिमुलेशन भी दिखाऊंगा मैं कहीं। मैं इसकी वीडियो को कोई देखूंगा अच्छी सी जिसमें चीजें क्लियर समझ में आई हुई हो, तो मैं आपको वही दिखाऊंगा। अच्छा, तो यहाँ तक बात क्लियर है, किसी को कोई कंफ्यूजन हो? हेलो, आवाज आ रही है सबको? आपको किसी का रिस्पांस नहीं आ रहा? जी आ रही है सर। ओके, ये फार्मूला समझ में आया? ये देखो फार्मूला मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ क्योंकि इसकी डेरिवेशन तो बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है। अब मैं इसी तरीके से जो आपके पास टार्क जनरेट हो रहा है उसका भी एक फार्मूला है, ठीक है? वो क्या होगा, वो ये है। और फिर इसके बाद ये जो इसका मैं एक प्रॉब्लम करवाऊंगा अभी, एक मिनट। मैं इसमें प्रॉब्लम बहुत सारे हैं मगर सर आपने इस प्रॉब्लम को शायद असाइनमेंट में दे रखा है। नहीं, ये अभी ये तो मैंने असाइनमेंट में मशीन के पार्ट दिया ही नहीं है। अभी तो मैंने मशीन का पार्ट असाइनमेंट में दिया ही नहीं है। अच्छा हाँ, अभी इसकी असाइनमेंट अभी इंशाल्लाह दूंगा। ओके, अच्छा, यहाँ तक बात क्लियर है? किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो मुझसे पूछ ले। मैं एक प्रॉब्लम करवाऊंगा, फिर आज का लेक्चर जो है यहीं पे मैं एंड करूंगा। सिर्फ इसी बेस पे सिर्फ एक ही फिलहाल प्रॉब्लम करवाऊंगा, यही जो अभी मैंने समझाया था इस पे। फिर उसके बाद जो है मैं आपको ओके, मेरा प्रॉब्लम मैंने निकाल के रखा था। आवाज आ रही है मेरी? हेलो, आवाज आ रही है? हेलो। जी सर, कट कट के आ रही है हाँ, ये थोड़ा सा नेटवर्क का इश्यू आ रहा है, यानी आई डोंट और नो। स्क्रीन भी नहीं आ रही, स्क्रीन नहीं आ रही आपकी। अच्छा, स्क्रीन भी नहीं आ रही? ठीक है, एक मिनट, स्क्रीन तो आ जाएगी आपके पास। उसमें नेटवर्क का इश्यू आ रहा है मेरे तरफ, तो इस वजह से ये इश्यू आ रहा है। ओके, आज का फिर मैं लेक्चर यहीं पे एंड करता हूँ। आप लोगों को फिर नेक्स्ट वीक जब आएंगे इंशाल्लाह जो मैं इसकी रिकॉर्डिंग कर दूंगा, वो है हमारे। अब क्योंकि पूरी फिजिक्स और उसकी मैंने समझा दी है चीज़ों को, फार्मूलाज यही हैं। अब मैं इनके ना नेक्स्ट में इंशाल्लाह आप लोगों को प्रॉब्लम्स जो है वो करूँगा, वो मैं रिकॉर्ड कर दूंगा, फिर वो शेयर कर दूंगा, आप लोग उस प्रॉब्लम्स को समझें। ये अगर थ्योरी पूरी समझ में आई हुई तो प्रॉब्लम्स करने में आपको इंशाल्लाह कोई भी इशू नहीं होगा। फार्मूलाज होंगे, उनको वैल्यूज पुट करनी है और फिर कैलकुलेट करना है। ठीक है? तो ठीक मैं है आज सर, रिकॉर्डेड लेक्चर LMS पे अपलोड कर दीजिएगा। हाँ, आज का तो मैं अभी कर लेता हूँ, और बाकी जो आप लोगों का अल्लाह खैर करे, पिछला जो अभी अपकमिंग जो मैं जिसका बात कर रहा हूँ वो इंशाल्लाह मैं रिकॉर्ड कर दूंगा, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है? तो इसमें जो ठीक है भी सर। क्वेरी हो तो आप किसी टाइम, मगर ये है कि एक बात मैं रिमाइंड करवा दूँ, क्लास पार्टिसिपेशन बहुत ही
कम है आप लोगों की तरफ से। आई डोंट नो कि क्यों ऐसे हो रहा है, इंटरेस्ट नहीं है, समझ नहीं आता कि क्या इशू है, मगर बहुत कम पार्टिसिपेशन हो रही है। और असाइनमेंट क्विज़ में तो बिल्कुल ही नहीं, मतलब इंटरेस्ट नहीं ले रहे। तो काइंडली ऐसा ना करें, थोड़ा सा एक्टिव हो जाएं। अभी कोई क्यूरी हो पिछले जितने भी लेक्चर्स उसमें से किसी को हो तो ठीक है, नहीं तो मैं वाइंड अप कर दूं लेक्चर। ओके फिर लेक्चर, ठीक है सर। ओके सर वेल। बस ये पूछना था कि मिड वगैरह के हिसाब से सर अब कुछ पता है, मिड का कोई अपडेट वगैरह है? अभी एग्जैक्ट नहीं पता, एग्जैक्ट तो अभी जैसे ही डेट आएगी तो मैं शेयर कर दूंगा, मगर अब होपफुली विद इन 1 और 2 वीक्स हो जाएंगे, इतना ज्यादा डिले नहीं होगा आप, क्योंकि हमारे मिड का प्रॉपर टाइम होता है जनरली 9th ऑफ वीक। तो हमारे मेरे ख्याल में जहाँ तक मुझे याद पड़ता है ये हमारा 8th वीक तो है शायद, ठीक है। तो जी सर, हाँ इतना 8 कुछ है। हाँ इस तरह, मतलब हम अराउंड इतना टाइम निकाल चुके हैं, गुजर चुका है हमारा। तो कोर्स भी हमारा ऑलमोस्ट जो है ना, बेसिक चीजें हमने कवर कर ली अच्छी खासी। तो अभी एक पिछले वीक का लेक्चर रह गया, मैं वो रिकॉर्डेड में शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह, तो वो भी कवर हो जाएगा। तो इंशाल्लाह तो आपको बस विद इन, आप मेंटली प्रिपेयर रहेंगे, समझो कि विद इन 2 वीक्स हो जाएंगे आप मेंटली। अभी एग्जैक्ट डेट नहीं पता, जैसे ही पता चलेगा बता दूंगा, अगर आप विद इन 2 वीक्स अपना ध्यान में रखें। सर लेकिन शायद अभी भी फिजिकल तो नहीं होंगे, ऑनलाइन ही होंगे। चांसेस तो ऑनलाइन के ही हैं, अगर यूनिवर्सिटी 15 फरवरी में जाके खुलेंगी, मगर उससे पहले तो यूनिवर्सिटी खुल भी नहीं सकती गवर्नमेंट के रूल के मुताबिक, उससे पहले एग्जाम्स हो ही जाएंगे, तो प्रॉबेबली मिड जो है ना ऑनलाइन ही होंगे। अगेन देखो मैं कंफर्मेशन नहीं कर सकता, मगर मैं एक अप्रोक्सीमेटेड आपको बता रहा हूँ, तो ऑनलाइन ही होंगे। हाँ बाकी ये चांसेस ज्यादा हैं कि आपके एग्जाम जो है ना फाइनल वो फिजिकल हो, ये चांसेस लग रहे हैं ज्यादा। क्यों कि वो हमारे एनी ऑफ फरवरी के बाद या फरवरी के एंड में ही पेपर होंगे फाइनल, ठीक है। तो वो जो फाइनल पेपर तक तो यूनिवर्सिटी तो ओपन हो जाएंगी, ठीक सर जी, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है। तो अपनी तैयारी भी उस हिसाब से रखिए, क्योंकि ऑनलाइन में और फिजिकल में थोड़ा सा डिफरेंस है एग्जाम देने के पैटर्न में। तो तैयारी अच्छी होनी चाहिए फिजिकल में, ऑनलाइन में तो चलो आपके पास फ्लेक्सिबिलिटीज काफी ज्यादा होती हैं, मगर फिजिकल में तो नहीं होंगी इतनी ज्यादा, ठीक ठीक सर, ऐसा ही है बिल्कुल। ठीक है। तो आई होप के चीज़ें समझ में आ रही हों और आप लोग लर्न कर रहे हो। जो मेन मकसद है, सिर्फ एग्जाम हमारा मकसद नहीं है, चीज़ों को समझाना समझना मेन पार्ट है, को वो हो रहा हो। बाकी असाइनमेंट क्विज़ेस करते रहें, और इंशाल्लाह जो पढ़ा रहा हूँ समझ में आ रहा है तो एग्जाम तो इजीली आप लोग कर जाएंगे। अगर जो भी रिकॉर्ड लेक्चर्स रेगुलरली सुन रहा है या मतलब अटेंड कर रहा है, इंशाल्लाह वो आराम से कर लेगा। ओके फिर, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।